इस चुनाव से पहले लगातार ईवीएम के मुद्दे को लेकर के सवाल उठते रहे थे। चुनाव के बाद भी सवाल उठना फिर से शुरू हो गए हैं और उस ईवीएम को लेकर के देश भर में कई आंदोलन, कई अभियान चलाए गए। उसमें एक महत्वपूर्ण कड़ी मिथिलांचल की नगरी कह सकते हैं, अघोषित राजधानी दरभंगा। वहाँ से भी एक शख्सियत है जिनका नाम उमेश राय है, राजद के प्रदेश महासचिव हैं। लगातार ये ईवीएम के मुद्दों को लेकर के आवाज़ उठाते रहे। कई बार तो इन्होंने हमारे चैनलों पे यहाँ तक कह दिया, चुनाव से पहले की मैं बात बता रहा हूँ, कि अगर ईवीएम से चुनाव हुआ तो आप लिख लीजिए सरकार एनडीए की ही बनेगी, सरकार भाजपा की ही बनेगी। और आज रिजल्ट सामने भी है, सरकार की भाजपा की ही बनी। लेकिन इन्होंने दलगत से हट करके, हालांकि इनके दल के लोग भी इस ईवीएम के खिलाफ हैं, लेकिन मुखर होकर के ये जितनी बातें ईवीएम को लेकर के लगातार मीडिया को अपने बयान दे रहे हैं, आज भी ये लगातार दे रहे हैं। उसी कड़ी में आज आवश्यकता हुई कि इनसे ईवीएम के मुद्दे पर कुछ बातें करें, तो आज हम उमेश सर के पास हैं, राजद के प्रदेश महासचिव हैं ये। तो इनसे ईवीएम को लेकर के हम समझना चाहेंगे कि अब ईवीएम को लेकर कि क्या किया जाए और जो नतीजे ईवीएम को लेकर के सामने में आए। ईवीएम पे सवाल लगातार उठ भी रहे हैं। तो चलिए सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। शुक्रिया, धन्यवाद। सर, ये समझना चाहेंगे, नतीजे आपने देख लिए ईवीएम का, जो कहानी अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान ले लिया है, क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को बताइए। आप तो लगातार ईवीएम के खिलाफ थे ही। वो ईवीएम के खिलाफ हम इसलिए हैं कि हम डेमोक्रेसी में जी रहे हैं। डेमोक्रेसी में जिसको वोट देना है पब्लिक को, वो जिसको वोट दे वो उसकी मर्जी है जी। आप उसको हाथ जोड़ के ले लीजिए, पैर पकड़ के ले लीजिए, या जैसे भी ले लीजिए, ये आपका अधिकार बनता है, उसमें कोई दो राय नहीं है, दखल नहीं है। लेकिन चुनाव आयोग खुद इसमें पार्टी बन करके किसी को जिताने हराने का काम करता है, ये लोकतंत्र के लिए बड़ा ही घातक है। सरकार किसकी बनेगी नहीं बनेगी यह एक दूसरा सवाल है, पब्लिक जिसको चाहती है। अब ये सीधे से जिस दिन, हम तो आज से करीब 4-5 महीना पहले फरवरी महीने में मैं आपको ये बता रहा था, आपके चैनल पर भी बताया इस बात को, कि जब तक ईवीएम रहेगा मोदी को नहीं कोई हटा सकेगा। आज अगर ईवीएम नहीं होता तो जो जानकारी मिल रही है देश भर से छन के आ रहा है, ये 100 पर भी नहीं पहुँच पाते। लेकिन इन्होंने ईवीएम के कारण, और ये एकदम बिल्कुल भिड़ा हुआ है आपका ये चुनाव आयोग, कि वो चाहता है कि किसी तरह से ईवीएम तो रहे ही। ईवीएम अगर रहे भी और उसकी पर्ची की गिनती की बात आई तो चलिए भाई ठीक है, ईवीएम रहे और पर्ची की उसकी गिनती हो गई, उसके लिए भी राजी नहीं है। ये 4-3 महीने में चुनाव कराते हैं, उसमें इनको दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ईवीएम का 2 दिन में गिनती होगा उसकी पर्ची का, इस पर साख बहुत ही ऐतराज इनका है। तो मेरा कहना है कि यह लोकतंत्र के लिए घातक है ये स्थिति, और ईवीएम को हर हाल में उसको हटाना चाहिए, या अगर ईवीएम को नहीं हटाते हैं तो उसकी पर्ची की गिनती होनी चाहिए। इसके लिए बहुत से हमारे जो माननीय जो एडवोकेट्स वगैरह भी है, वो लोग रिचार्ज जो है वो कई लोग गए हैं। और ये सारे लोग, दुनिया का जो जिसने ईवीएम बनाया, जापान ने बनाया, उसको डेवलप अमेरिका ने किया, और विकसित दुनिया वहाँ ईवीएम का यूज नहीं हो रहा है, वो कहीं नहीं हो रहा है। जी जी बिल्कुल। राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो उसमें ईवीएम नहीं रहता है। ये जो एमएलसी का चुनाव होता है उसमें ईवीएम नहीं रहता है। लेकिन लोकसभा विधानसभा के चुनाव में ईवीएम की क्या, कौन सी ऐसी आपद आ पाती है। सर, 2 सवाल हमारे यहाँ, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। पहला सवाल ये है कि हर बार चुनाव नज़दीक आने के समय ही विपक्षी दल ईवीएम को लेकर मुद्दा उठाती है। 5 साल चुनाव को बचते हैं, अभी जैसे अब 2000 अगला लोकसभा का चुनाव 5 सालों के बाद होगा। तो जिस तरीके से इस मरतबा इंडिया गठबंधन के नाम से विपक्षी दलों की गोलबंदी हुई और तमाम मुद्दे उठाए गए, क्यों नहीं ईवीएम के मुद्दे को भी उठाया जाता है? ईवीएम पहला सवाल हमारा ये। ईवीएम के मामले में हमको लगता है कहीं न कहीं से ये कंफ्यूज है। कौन कंफ्यूज? जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं तो कंफ्यूज है, एकदम कंफ्यूज है। हम 100% इस बात को मानते हैं कि ये कंफ्यूज है, और कंफ्यूज रहने के कारण ही ये नहीं समझ पा। 1,07,00,000 वोट एक्स्ट्रा आ गया एनडीए के खाते में, वो आया कहाँ? जी सवाल है। और अगर वो बैलेट पेपर से चुनाव होता
तो मैं समझता हूँ कि शायद इस तरह का एक अच्छा, विपक्ष का एक आरोप आप लोगों पे रहता है कि हमेशा आप लोग जो है ना इलेक्शन के बाद ईवीएम का रोना रोते हैं। यही बात तो मैं कह रहा ना कि ये जो हमारे विपक्ष के लोग हैं या इंडिया गठबंधन के लोग हैं, वो कहावत हमारे यहाँ का है कि नाम तो जानते हैं लेकिन नाम कहते नहीं। जो खास कर जो पहले ज़माने की जो औरतें होती थी वो अपने पति का नाम नहीं लेती थी, ऐसा हमारे यहाँ का एक तहजीब था। तो या फिर कहता दूसरे को कहता कि आप हमारे पति का नाम बताइए या हमारे ससुर का इसका नाम बताइए, वही आलम यहाँ का भी है जी। ये जानते हैं कि इसी के कारण हमको हो रहा है। इस बात के लिए हम लोगों ने सारे जगह से सारे नेताओं से हम आपसे समझना चाहेंगे, आप बिहार के एक मुख्य विपक्ष पार्टी के बड़े नेता हैं, प्रदेश महासचिव पद पर विराजमान है। आपकी जब कोर कमेटी की बैठक होती है पार्टी की, इस बात को आप प्रमुखता से पार्टी में क्यों नहीं रखते हैं? इस बात को तो क्या बोलते हैं पार्टी के लोग, क्या बोलते हैं शीर्ष नेतृत्व? कोई नेतृत्व इसमें इसके लिए तैयार नहीं है। क्या बोल, उनकी कोई राय नहीं, उनकी राय नहीं बनती, कुछ कोई बात ही नहीं बन पाती, मतलब एक सिरे से वो अनसुना कर देते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आप ये अकेली लड़ाई कब तक लड़ेंगे? हम अकेला लड़ाई भी, हम जो बात है कि हम ये बात समझते हैं कि जो हमारे यहाँ लोकतंत्र, ये पार्टी का कैंडिडेट का मामला नहीं है कि कौन कैंडिडेट जीत गया कौन, ये सिस्टम के खिलाफ हम हैं। ये जो सिस्टम है ये लोकतंत्र के लिए घातक है। आपकी लड़ाई से देश की हम समझते हैं कि बड़ी आबादी तैयार भी है, समझ भी रही है। जी। हम बहुत सारे जगहों से हमारे जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे जो निरक्षर वोटर हैं, उन्होंने कहा कि भाई हमने इंडिया गठबंधन को वोट दिया है, फिर ये कैसे जीत गए। तो कहीं ना कहीं वोटर भी डाउट में है कि हम वोट किसी को दे रहे हैं, जीत कोई और रहा है। तो सवाल ही उठता है कि ये तो लड़ाई बड़ी महत्वपूर्ण लड़ाई है, लेकिन आपके इंडिया घटक के लोग इस लड़ाई को प्रमुखता से नहीं लड़ पा रहे। जो बात आप कह रहे हैं जी कि जब क्षेत्र में हम लोग जाते थे वोट मांगने के लिए, इलाके में लोगों से मिलते जुलते थे, और अभी भी लोग कहते हैं कि हम लोगों ने तो वोट दिया था इंडिया गठबंधन को, आपके कैंडिडेट को वोट दिया था, वोट हम लोग का कहाँ चला गया? वोट तो हमने दिया और इसमें 100% गुंजाइश है। और जब तक इसमें ये लोग विरोध करते थे, आप उनको सुप्रीम कोर्ट गए थे, आपको सुब्रमण्यम स्वामी जी, आपको ये मुरली मनोहर जोशी जी, ये अडवाणी जी, ये लोग नहीं चाहते थे कि यहाँ पर इसका इम्प्लीमेंट हो। लेकिन जब से आए ये नरेंद्र मोदी, तब से उन्होंने कहा कि ये सबसे अच्छा है, और चिप्स बनाते हैं अडानी जी। जी। जैसे अभी जो नतीजे आए 243 भाजपा को, क्या लगता है कि ईवीएम से ही ईमानदारी से 243 आया, या इसमें भी कोई खेला गया? हम तो अभी आपके ही माध्यम से मीडिया से देख रहे हैं और ये बता रहे हैं, ये आपको एक नहीं दर्जन भर बता रहे हैं। ये बता रहे हैं कि अगर ईवीएम के चुनाव नहीं होता, 165 सीट पर जो है सो इनका लगता है कि ये 2000 से कम पर चुनाव जीते। 165 सीट ये हम नहीं कर रहे हैं, ये जनशक्ति प्रेस का है, अखबार का है, ये 7 जून का ये अखबार का है, ये कटिंग है, ये आप भी इसको देख लें। 165 सीट पे 165 कितने कम से मार्जिन से जीती है? 2000 से कम से। उसमें भी और बता रहे हैं ये लोग कि अब इसमें और बता रहे हैं दूसरा कि लोकसभा चुनाव खत्म है, परिणाम आ गया, इंडिया गठबंधन 235 और ये एनडीए को 292 है। यदि चुनाव आयोग ईमानदार होता तो 2 करोड़ वोट नहीं बढ़ाए गए होते, तो परिणाम आता इंडिया गठबंधन 255, इंडिया 169 और बीजेपी 117 और अन्य 19। ये यदि ईवीएम एंड वीवीपैट को न होकर बैलेट पेपर से चुनाव होता तो परिणाम ये होता है। देखिए सर, चुनाव आयोग की निष्पक्षता पे तो लगातार सवाल उठ रहा है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। लोकतंत्र के लिए ये घातक है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस देश की बड़ी आबादी को कब समझ में आएगी? आबादी समझ रही है, ये हम लीडर्स हैं वो नहीं समझ क्यों नहीं समझ रहे? नहीं समझ रहे हैं ये तो वो तो उनको कोई ऐसा रास्ता है जो उनको तक ही समझाया जाए कि आप इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाइए? हम लोग तो उसको प्रयास कर रहे हैं, चाह रहे हैं कि हम लोग, हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है, इस बात को समझे कि साहब ईवीएम ही मूल कारण। अभी अगला बिहार विधानसभा चुनाव होना है, कई स्टेट के चुनाव होने हैं, वही ईवीएम से होगा। अगर अभी आपका दल
आपके ही नेतृत्व में थोड़ी देर के लिए मान ले कि इस लड़ाई को लड़ता है और कुछ हद तक अगर सफलता मिलती है तो हो सकता हो कि निष्पक्ष रूप से बिहार विधानसभा का चुनाव हो। यदि फिर उस ईवीएम से ही अगर वो बिहार विधानसभा या अन्य स्टेट में जो चुनाव होने हैं वहाँ होगा, फिर ईवीएम का रोना लोग रोएंगे। रोना तो रहेंगे। अब ये तो हम आपको बता दें, पिछला जो चुनाव हुआ था 2020 का चुनाव हुआ था, तो 17 ऐसे कैंडिडेट थे जो जीते हुए थे, और उसमें से जो जीते हुए थे उन लोगों को भी फिर से हराया गया। ऐसे कोई 17 वोट से जीते हुए थे, कोई 200 वोट से जीते हुए थे, मतलब 200-300-500 के अंदर वाले 17 थे। और उन लोगों को जो प्रिजाइडिंग अफसर थे, जो रिटर्निंग अफसर थे, रिटर्निंग अफसर से उनको बुला करके मंगा करके और रिजल्ट को बदल दिया गया। कुछ की घोषणा हो गया, उसके बाद बदल दिया गया। तो ईवीएम में तो ये चलेगा ही जब तक रहेंगे। ये अगर नहीं लड़ेंगे तो फिर वही हाल हो गया, रोते रहेंगे। चुनाव परिणाम के ठीक 2 दिन पहले कांग्रेस के एक सीनियर लीडर है जयराम रमेश, उन पर उन्होंने एक ट्वीट किया था ट्विटर अकाउंट पे, और ये उन्होंने आरोप लगाया था कि अमित शाह जो गृह मंत्री हैं उनके द्वारा जो है वो करीब 100 डीएम को फ़ोन करके दबाव दिया गया है। तो चुनाव आयोग ने इसको तुरंत संज्ञान लेते हुए जयराम रमेश से जो है वो शो काउज भी मांगा कि आप उन डीएम की सूची मुझे उपलब्ध कराइए। आपकी क्या प्रतिक्रिया इस प्रकरण में? देखिए, उसमें प्रशासन में जो लोग होते हैं उन्हीं के होते हैं, सरकार के उनके मातहत होते हैं। अब उसमें हम लोगों ने भी सुना था कि 140 डीएम को उन्होंने फ़ोन किया है। अब सही किया नहीं किया वो तो ना कोई डीएम बताता है। लगता है कि चुनाव अगर 100-500,000 का मार्जिन का रहा होगा तो प्रभावित हो सकता है। तो बता रहा है, अच्छा, बता रहा है कि 2000 वोट से कम से 165 हुआ है, और ये सिर्फ और सिर्फ ये मैनेज किया गया है। उसमें जो लोग रिटर्निंग ऑफिसर के तालमेल से ऐसा किया जा सकता है, दबाव डाल करके कि जो 1000, 2000, 5000 से जीतने वाले हैं, अगर उन लोगों को अपना अब कर सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं। अंतिम इस मुद्दे पर मेरे कुछ और भी सवाल है अन्य मुद्दे पे। इस मुद्दे पे एक अंतिम कमेंट्स आपका जानना चाहेंगे कि ईवीएम को लेकर के आप लगातार सवाल उठता रहे, चुनाव भी हो गया, अब आप क्या करेंगे? आपकी हम निजी रूप में आपका क्या कदम होगा इसको लेकर? लोकतंत्र को बचाने के लिए जो भी प्रयास होगा हम उसको करते रहेंगे, दल के स्तर पर भी, निजी स्तर पर भी और सामाजिक स्तर पर भी, कि जो लोकतंत्र का जो अधिकार है, हमारे मत देने का अधिकार, वो अधिकार कम से कम किसी भी हाल में वो हमारा बरकरार है। हमारे जो वो उसको ये ख़त्म करना चाहते हैं। पहली मर्तबा चुनाव के बाद हम आपसे बात कर रहे हैं। दर्शकों की हमेशा इच्छा थी कि आप उमेश राय जी से पूछिए, क्योंकि आप शीर्ष नेता और बड़े लीडर माने जाते हैं, दरभंगा जिला में गिने जाते हैं। आपके पार्टी के जो प्रत्याशी थे वो चुनाव हार गए, क्या लगता है संक्षिप्त में आप हमारे दर्शकों को कारण बताइए? आपने अभी तक जो समीक्षा आप निजी स्तर पर किया, क्या लगा होगा किस कारणों से आपके प्रत्याशी हारे? मोटे तौर से हम अगर इसको माने कि हमारे कार्यकर्ता और नेता में आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा था, पहला कारण था। तो ये हवाई घूम जाते थे कार्यकर्ता, पूछते थे कि सारा वोट आ रहा है। दूसरी बात है कि कोई लाख जो भी कहता हो, यहाँ दल सामाजिक रूप से बटा हुआ, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक की आबादी 90% के ज़्यादा है। ये अगर जब तक एक साथ नहीं होंगे, हम लोगों के दल के साथ, लालू जी के साथ जो जीत निकल, तो आपको लगता है क्या कि कौन आपके साथ नहीं हुए? नहीं, हमारे साथ अगर नहीं रहेंगे, अब हैं कि नहीं है, कौन कहाँ है, वो कहने की बात नहीं है। हमारे साथ या किसी के साथ जब तक नहीं आएंगे 100%, तब तक वो ये संभव नहीं है। उसको हर हाल में हमको अगर उस पर समीक्षा करना चाहिए, और अभी तक आप लोगों ने समीक्षा भी नहीं की? नहीं, हमको इस पर विचार करना का है, ये चिंतन का। एक सवाल और समझ लेते, गोपाल जी ठाकुर, जहाँ लगातार उनका विरोध हो रहा था, आपने भी देखा कुर्सियाँ खाली रह गई थी, उनके जुलूस में लोग कम जा रहे थे। जीत जाते हैं, चले जीत जाते हैं, लेकिन जीत हार जिनका ये मार्जिन जो है 1 लाख, 1.25-2 लाख के आसपास का, आपको कहीं लगता नहीं है कि एक पक्षीय मतदान हुआ ये? नहीं, उसमें ईवीएम का बड़ा कारण हम इसमें मानते हैं। यहाँ भी ईवीएम का निश्चित रूप से हम मानते हैं। यानी इन छोटे शहरों में भी ईवीएम जीत किसी में हो सकता है। आप एक बूथ पर, एक सवाल है सर कि अगर यहाँ ईवीएम हो सकता है तो ये बाकी जगहों पे ईवीएम यूपी में क्यों नहीं किया इन्होंने?
अब यूपी में वो थे कि करो या मरो। यूपी में तो आपके इंडिया गठबंधन के पक्ष में तो जाना है, यूपी में वही ईवीएम यहाँ वही भाजपा का हो जाता है, वही वहाँ के जो लीडर थे वो कहा कि तुम मरो या मारो, वापस नहीं आओ। उसके बाद भी उस आदमी को कई ऐसे लोकसभा है उसमें गड़बड़ी हुई है, उसके बाद भी। और अगर उस तरह से वो नहीं डटे हुए होते तो क्या आप समझते हैं कि वो यूपी में उनको ये 44-45 आ जाता है? तो करो मरो यहाँ क्यों नहीं हुआ? अभी क्यों नहीं हुआ सर, तो हमारे लीडर सब तय किए कि क्यों नहीं। वो तो समझते थे कि बस पूरा भीड़ आ रहा है। तो कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि यहाँ भी तमाम सीट जो लूज हुए वो भी ओवर कॉन्फिडेंस का ही कारण? निश्चित रूप से है। नहीं तो हम तो आपको इधर बेगूसराय से लेकर के इधर खगड़िया और इधर बीच में दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, बेगूसराय, इस सब का जितना सब मामला है, इसमें तो कहीं ना कहीं हमको निश्चित रूप से लगता है कि ये हेरा फेरी है उसमें जीत। ग्रास रूट पे आपके इंडिया घटक दल के लोग काम नहीं कर सके? काम जितना करना, जिस तरह से करना चाहिए, जैसे मैं बता रहा हूँ कि मैं था 1 हफ्ते के लिए आपको बक्सर में मैं था, 8:30 बजते निकल जाते थे वहाँ के लोकल लोगों के साथ, और एक घर जाके पर्चा देता था। सब हमारे पक्ष में ही नहीं होते थे, विरोध नहीं होते थे, वो बात नहीं करते थे, हमसे उनसे बात मैन टू मैन करते थे। यहाँ लोग हवाई जाके आपको कुछ दे दिया, किसी को उसको दे दिया। ये जो मैंने जो जिस तरह से ग्रास रूट में काम करना चाहिए वोटरों के बीच में, उस तरह से यहाँ काम करते किसी कार्यकर्ता को भी नहीं देखते थे। सब लोग कहते थे कि बस हम जीत ही रहे हैं तो फिर हमारे परेशान होने की क्या ज़रूरत है। जबकि यहाँ का टेम्परेचर जिस समय चुनाव हो रहा था तो 37-38 था, वहाँ का 47+ में था। जी, ये थे उमेश राय, राजद के प्रदेश महासचिव, और परत दर परत इन्होंने सारे सवालों का जवाब दिया। देखिए 2-3 बातें हैं, स्पष्ट है कि अगर बिहार में इंडिया गठबंधन लूज की है तो इनका जो अपना आकलन है, निजी आकलन है, पार्टी से अलग हट के इन्होंने अपनी बात रखी कि ओवर कॉन्फिडेंस एक सबसे बड़ा फैक्टर बना है, और यही वजह है कि कार्यकर्ता धरातल तक लोगों से कनेक्टिविटी नहीं हो पाई, जिसके कारण जो है ना अधिकतर सीट लूज की है। दूसरा, इनका ये आरोप हमेशा से रहा, हम इसको तो आरोप ही कहेंगे क्योंकि हम इसको तो प्रमाणित कर नहीं सकते हैं। ईवीएम एक बहुत बड़ा मुद्दा बना है, और जब मैंने इनसे पूछा कि अगर ईवीएम बिहार में है तो यूपी में क्यों नहीं, तो इन्होंने कहा कि वहाँ करो मरो की स्थिति थी, यहाँ कार्यकर्ता में ऐसी बात नहीं दी गई। बहरहाल ईवीएम को लेकर के लगातार ये मुखर होकर के अपनी बातें रख रहे हैं, और इनका ये कहना है कि मुझे जो भी करना पड़ेगा लोकतंत्र को बचाने के लिए, ईवीएम मुक्त भारत बनाने के लिए, वो आने वाले समय में हम निश्चित तौर पर करेंगे। देश और दुनिया की बाकी मुद्दों को और देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।